हसनैन मसूदी ने लतपुरा का दौरा करके कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। मसूदी ने बताया कि इस इलाके में लोग कानकुनी पर अपना गुजारा चला रहे हैं, ताहम कई सालों से कानकुनी पर पाबंदी है। इसकी वजह से लोग अब बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने बताया कि वो ये मसला डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ उठाएंगे। हमें सरकार से ये पूछना है कि इस मामला क्या है, क्यों पाबंदी हो रही है। अगर एनवायरमेंटल इश्यूज़ है, लेकिन हमारे क्रू में भी जब बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस है वो बड़ी क्वारीज चला रहे हैं, लाइम सिटी क्वारी है वहाँ हो रही है, और बड़े बड़े रकबे पर उनका कब्ज़ा है, वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर वो उनके लिए जायज़ है, अगर उनके लिए कोई एनवायरमेंटल इशू नहीं है, तो ये छोटे छोटों को क्यों बंद किया जा रहा है, क्रू वालों को या जंगतरा या नागंदर वालों को, तो ये पूछ रहे हैं ना। लेकिन मैंने इनसे गुजारिश की है कि आप तफसीलात मुझे दीजिए, फिर मैं मुलाकात होऊंगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से, जो कि इसके मुतल्लिक़ वज़ीर है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो इस मामले में, ताकि इनको राहत हो। मसला ये है कि हमें पिछले 5 सालों से बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो हमारी कॉरीज थी वो बंद हुई हैं, बिला वजह बंद की गई है। अगर हमारी कॉरीज चल रही थी, हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमें इलीगल नहीं चाहिए, हमें लीगली परमिशन दिया जाए, ताकि हम अपना रोज़गार खुद कर सके। हमने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है इस पर, हमने बैंकों से लोन उठाया है, हम लोन वापस कर नहीं पाते। मेरी अपील ये है सरकार से कि ये मसला हल किया जाए, हमें लीगली परमिशन दिया जाए कि हम ये काम स्टार्ट फिर से कर सकें। रियासी जिले के दूरदराज पहाड़ी इलाके के बच्चों को खेल की दुनिया से जोड़ने के लिए हर साल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाता है। जिले के पहाड़ी इलाके के तकरीबन 150 नौजवान ने इसमें हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स काउंसिल और श्राइन बोर्ड के ज़रिए एहतमाम श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स स्टेडियम कटरा में रियासी जिले के दूर उफ्तादा इलाके महोर लाइन्स के बच्चों ने रियासी ईगल्स को शिकस्त दी। नौजवानों ने कहा कि अगर इन्हें भी प्लेटफॉर्म मिलते रहे तो वो हर सतह पर अपना नाम रोशन करेंगे। की तरफ से जो हुई इसके हमारी टीम यहाँ पे विनर रही है। ये जो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप यहाँ पे करवाई गई और बहुत अच्छी टूर्नामेंट हुई यहाँ पे, तो इसमें तकरीबन 7-8 टीमों ने यहाँ पे हिस्सा लिया और लास्ट में रियासी वॉलीबॉल क्लब और मोहर वॉलीबॉल क्लब का जो फाइनल हुआ और उसमें हम विजेता रहे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे जो मोहर इलाके के दूर दराज पीछे एरिया जो भी हैं बच्चे वहाँ बहुत टैलेंटेड हैं, तो यहाँ पे जो इन्होंने कैंप्स वगैरह अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए और वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऐसी हर, मैं कह रहा हूँ कि हर तहसील में होनी चाहिए। हमारी टीम रियासी ईगल्स के नाम से थी, तो यहाँ पर आज कटरा स्टेडियम में ये 36वीं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, जो स्पोर्ट्स के थ्रू करवाई गई थी। तो जो रियासी और काफ़ी जगहों से टीमें आई थी। आज मैंने यही देखा यहाँ पे आके कि बच्चों में काफ़ी टैलेंट है, बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है। स्पोर्ट्स हमारे जो वॉलीबॉल एसोसिएशन है इसने भी काफ़ी मेहनत की है बच्चों को ट्रेन करने में, इनको यहाँ पे लाने में और ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करने में। तो अच्छा लगा मुझे ये देख के कि बच्चों की एनर्जी एक राइट डायरेक्शन में चैनलाइज हो रही है। वहीं आदिसपुरा रेलवे स्टेशन 1867 में बनाया गया था। तब सियालकोट से ट्रेन आदिसपुरा मीरा साहब से होकर बिक्रम चौक जम्मू तक जाती थी। यहाँ स्टेशन को जम्मू तवी के नाम से जाना जाता था। मुल्क की तकसीम के बाद ट्रेन बंद हो गई। ये रेलवे स्टेशन अब खंडरात में तब्दील हो गए हैं। लोगों ने बताया है कि रेलवे स्टेशन की इमारत की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। ताहम चंद साल कबल हुकूमत ने इस रेलवे स्टेशन को हेरिटेज साइट के तौर पर तरक्की देने का फैसला किया, लेकिन ये तजवीज़ सिर्फ कागजों तक ही महदूद रही। ओल्ड रेलवे स्टेशन आरसपुरा सानू इत्थे रिफ्यूजी 1947 ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, और ਅੱਜ तक ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। कम से कम जंगल बन गया ਇੱਥੇ बिल्कुल पूरा। कम से ਇਹਨੂੰ कोई अच्छी ਉਹਦੀ मोटिवेशन करनी चाहिए है, कोई हेरिटेज बनानी चाहिए, बाहरों कोई आने को दिखने वगैरह। ठीक है, यह पुराना रेलवे स्टेशन है। आरसपुरा का बाज़ार जहाँ पे है, कभी यहाँ से ट्रेन पाकिस्तान की ओर जाती थी, और आज जहाँ पे आप देख रहे हैं जो मेरे पीछे भवन है, इसे हम कहते थे रणवीर सिंहपुरा रेलवे स्टेशन। महाराज के समय जहाँ पर जब सबसे पहले प्रथम बार ट्रेन चलाने की बात आई थी, चर्चा हुई थी, तो जो ये इलाका उन्होंने किया था वेयर हाउस जम्मू से लेके पाकिस्तान के सियालकोट शहर तक हमारी जो गाड़ी जाती थी। वजीराबाद स्टेशन था, और जहाँ पे सवारियाँ आती थी जाती थी। रोज पाकिस्तान से लोग जहाँ मजदूरी करने के लिए आते थे, जहाँ शुगर मिल थी और दो गत्ता मिल थी, यहाँ पे फैक्ट्री थी, गन्ना मिल, शुगर मिल आपको बताया वो थी, और बहुत सारी मिलें थी, और बिलो फैक्ट्री है मीरा साहब में भी लोग आते थे। वहाँ पे एक तारबीन की फैक्ट्री थी,
वहाँ से आते थे। 47 के बाद जब 2 देश हो गए, विभाजन हो गया देश का, तब के बाद ये रेलवे स्टेशन आप जो पीछे मेरे देख रहे हैं, जहाँ पे जो स्थानीय लोग थे, कुछ पीओजे के, कुछ पीओ के रिफ्यूजी लोग रहते थे। 4 साल पहले इसे हेरिटेज के लिए सरकार की ओर से खाली करवाया गया था। खाली तो हो गया, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद आप इसकी हालत देख रहे हैं। अंदर से भवन दीवारें टूट चुकी हैं, गिर चुकी हैं। तो सीआरपीएफ के 38 बटालियन ने पुंछ के गांव नंगली में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गांव में अवामी राबता मुहिम और मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इसकी सदारत सीआरपीएफ अफसरान नीरज राणा और सचिन गुप्ता ने की। सीआरपीएफ डॉक्टरों के साथ महकमे सेहत के डॉक्टरों ने भी अपनी खिदमत फराहम की और कैंप में आने वाले मरीजों का मुआयना किया और इन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। लोगों ने मुफ्त मेडिकल कैंप के इनेकाद पर सीआरपीएफ के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। ये जो आज यहाँ पे कैंप लगा है सीआरपी का, बहुत बड़ी खुशी हुई है हमें ये देख के। ये पहली बार जो है ये इनका कैंप यहाँ पे लगा है और अक्सर ये मौसम की जो है, आजकल सर्दी का मौसम है तो इस वजह से अक्सर लोग बीमार, किसी को छाती बंद जाम हो जाती है, बीमार रहते हैं लोग, तो लोगों को, बुज़ुर्ग लोगों को यहाँ से ट्रैवल करना, पहुँच जाना भी बड़ा मुश्किल रहता है। तो ये बड़ा अच्छा हुआ, हमें खुशी हुई और अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब जो हैं वो देख के लोगों को जो है दवाइयाँ लिख रहे हैं और दवाई भी दे रहे हैं फ्री में, और चाय वगैरह सब कुछ यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने। तो ये देख के हमें बड़ी खुशी हुई, हम इनका शुक्रगुजार हैं इनका। इसमें यहाँ पे रहने वाले जो गरीब बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको जो है फ़ायदा मिल सके, इसमें हमारे साथ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स सब आए हैं और साथ में जो है इसमें फ्री मेडिसिन वगैरह भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये एक्चुअली बेसिकली जो सीआरपीएफ है पूरे देश में जनता में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के उद्देश्य से जो है अलग अलग एक्टिविटी करती रहती है। कई जगह जैसे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स कराती है और मेडिकल कैंप लगाना है, लालटेन बांटना है, अलग अलग चीज़ें करती रहती है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर सूबे का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। मौजूदा सियासी सूरत हाल, तंजीमी मामलात और अवामी मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास में तंजीमी उमूर और प्रोग्राम के अलावा मौजूदा सियासी सूरत हाल, अवाम को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात पर तफसीली तबादले ख्याल हुआ। शुरका ने अपने अपने इलाकों के अवाम के मसाइल और मुश्किलात को उजागर किया रखा। अवाम को दरपेश मसाइल पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया गया। नायब सदर और वज़ीर आला ने भी गौर से सुना। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी कायदीन और अहदेदारों पर जोर दिया कि वो आवाम के साथ करीबी रब्ता रखें और उनके मसाइल और मुश्किलात को उजागर करने में अपना किरदार अदा करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नए कश्मीर के मंशूर और कश्मीर के लिए सख्त मेहनत करें। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कौल व फेल में कोई तब्दीली नहीं आई है और वो अपने एजेंडे पर साबित कदम हैं। पुंछ शहर में वाक़ एक कदीम और मुक़द्दस मजहबी मकाम श्री दशनामी अखाड़ा तमाम बिरादरी और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्तेहाद और भाईचारे की अलामत है। ये लोगों को सही रास्ते पर चलने का पैगाम देता रहा है। पुंछ शहर के जनूबी हिस्से में दरियाए पुलिस्त के 300 मीटर के फासले पर वाक़ एक कदीम और मुक़द्दस मजहबी मकाम श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर अजीम संत स्वामी जवाहर गिरी जी महाराज ने 1960 में कायम किया था। दशनामी अखाड़ा को राजगुरु गद्दी का एजाज़ भी हासिल है। इस तख्त पर बैठने वाले संत महात्मा, जिन्हें स्वामी जी कहा जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्तेहाद का पैगाम देने के साथ साथ लोगों को सही रास्ते पर चलने का पैगाम भी देते रहे हैं। दशनामी अखाड़े की अगर हिस्ट्री पर हम थोड़ी सी नज़र डालें तो स्वामी जवाहर गिरी जी महाराज जो इस दशनामी अखाड़े के संस्थापक थे। जम्मू कश्मीर में 2 ही दशनामी अखाड़े हैं, एक श्रीनगर में है और दूसरा पुंछ में है। स्वामी जवाहर गिरी जी यहाँ पर जब मुस्लिम शासक राजा रुस्तम थे, उनके गुरु थे वो, तब वो यहाँ पुंछ में पधारे थे। उन्होंने दशनामी अखाड़े को इस्टेब्लिश किया यहाँ पर और उसके बाद उनकी यहाँ पर जीवित समाधि है। वो सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध संत थे, उनकी यहाँ पर जीवित समाधि है। गद्दी जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, क्योंकि ये सिद्ध संतों की गद्दी है। यहाँ पर सभी लोग आते हैं,
हिंदू मुसलमान सिख सभी यहाँ पर अपना नतमस्तक होते हैं। जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सबकी इस मंदिर के साथ बड़ी ही एक गद्दी के साथ अपनी मान्यता जुड़ी हुई है। सब लोगों के घर में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अगर फंक्शन होता है, कोई शादी हो, मुन्नन का या रिटायरमेंट का कोई भी त्योहार होता है, सबसे पहला जो कार्ड होता है वो दशनामी अखाड़े में चढ़ाया जाता है स्वामी जी महाराज को। इस गद्दी का ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। पहला राजा खुद करता था, फिर गवर्नमेंट करता रहा, और आज का डीसी साहब का ये अख्तियार है उस गद्दी पर जिस महात्मा को बैठाया जाए वो उसका ऑर्डर होता है। इस गद्दी पर आम आदमी आम साहब को बैठ भी नहीं सकता। जब भी कोई बैठने की कोशिश करता है यहाँ से उठ जाता है। या समाधि लेना चाहता हूँ। लोगों ने इनकार किया कि आप जिंदा कैसे समाधि लेंगे, लेकिन उनका इसरार ये था कि अगर आप मुझे अपना स्वामी मानते हो तो फिर मेरी बात मानो और मुझे जिंदा समाधि लेने दो यहाँ पर। तो फिर उन्होंने जिंदा समाधि ली थी। ये जो समाधि देख रहे हैं ये उन्हीं की समाधि है। तो इस तरह ये जो है एक और भी समाधियाँ यहाँ पर हैं, तो ये सारे उन स्वामियों की हैं जिन्होंने यहाँ पर इस गद्दी को चलाया है। पुंछ शहर जिसे संतों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ सेंट कहा जाता है, इसमें बड़े ही धार्मिक स्थल हैं और प्राचीन स्थल हैं। उन स्थलों में सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा एक धार्मिक स्थल है जो हिंदू मुस्लिम सिख एकता का प्रतीक है, श्री दशनामी अखाड़ा। जम्मू कश्मीर में 2 स्थान है दशनामी अखाड़ा, एक कश्मीर में और पुंछ में। पुंछ का दशनामी अखाड़ा जो है जिसकी 1760 में स्वामी ज्वारगिरी जी महाराज ने स्थापना की थी, और इस दशनामी अखाड़ा ने हमेशा ही जो है लोगों को सही दिशा दी है। यहाँ पर बैठने वाले जितने भी साधु संत महात्मा हुए हैं उन्होंने समाज को एक नजर देखा और उन्हें अपने जो उनको एक ही मार्ग दिया, दर्शन दिया कि आप जो है धर्म के नाम पर उस पर मार्ग पर चलें, और आपसी एकता और भाईचारे का ये प्रतीक है। और दशनामी अखाड़ा जो है ये राजगुरु गद्दी है। पुंछ के जितने भी राजा हुए हैं उनका राज तिलक यहीं से हुआ है, और यहाँ के जो स्वामी हैं जो महंत हैं उनको आज भी राजगुरु की उपाधि जो है दी जाती है। और इस दशनामी अखाड़ा राजगुरु गद्दी के आपने दर्शन किए और आपने देखा कि कितना ऐतिहासिक स्थान है ये, और कई 100 वर्षों से लगातार ये दशनामी अखाड़ा जो लोगों को मार्गदर्शन दे रहा है और यहाँ पर एकता और भाईचारे की स्थापना किए हुए चल रहा है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 8 नेटवर्क, दशनामी अखाड़ा, पुंछ। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन कलान से पहले ही शदीद सर्दी की लहर दौड़ गई है। मनफी दर्जे हरारत की वजह से जगह जगह पानी की तह भी जमना शुरू हो गई है। यखबस्ता भी आवेजा नजर आ रहे हैं। ठिठुरती सर्दी से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। उधर टंगमर्ग और द्रंग में सयाह भी जमे हुए पानी का लुत्फ लेकर एक नया तजुर्बा हासिल कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने पहली मर्तबा इस तरह पानी को जमते हुए देखा है। वादी कश्मीर में चिले कलान शुरू होने से पहले ही शदीद सर्दी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और मुख्तलिफ मकामात पर पानी का जमना भी शुरू हो गया है शदीद सर्दी और मनफी दर्जा हरारत की वजह से। अगर हम देखते हैं इस वक्त हम द्रंग में हैं, टंगमर्ग के, और मुख्तलिफ जगहों पे जो वाटर पाइपलाइंस है, जहाँ जहाँ वाटर पाइपलाइंस में सुराख है और सुराख की वजह से जो पानी निकल रहा है, और वहाँ यकबस्ता यानी आइसिकल्स जो है वो जमना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें हैं, खूबसूरत तस्वीरें टंगमर्ग के द्रंग से हैं। ये देखिए आप किस तरह से यहाँ पानी जो है वो जम चुका है और यकबस्ता आइसिकल्स यानी यकबस्ता जो है आवेजान हो चुके हैं। टूरिस्ट है, मुख्तलिफ जगहों से टूरिस्ट आते हैं, वो रुकते हैं, जो द्रंग जाते हैं और वो रुकते हैं और इन जगहों से अपने जो तजुर्बात हैं वो हासिल करते हैं इन हसीन नज़ारों से। जो ग्रास है उसके ऊपर क्रिस्टल का लुक दे रहे हैं, बहुत मस्त दिख रहा है और ये फोटोजेनिक लोकेशन बन गया है इसकी वजह से। तो हम लोग अभी द्रंग वाटरफॉल गए थे और वापस आते हुए ये देखा और हमारे भाईजान ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे रुकोगे क्या, तो हमने सोचा कि यहाँ पे नज़ारा बहुत अच्छा है तो 2-4 इससे पहले कभी ऐसा नज़ारा देखा था? नहीं, कभी नहीं देखा था। अच्छा, ये आपकी यादगार रहेगा? यादगार रहेगा, यस यस। तो क्या संदेश देना चाहते हैं बाकी दोस्तों को? हम बताना चाहेंगे कि अभी तो आप देख रहे हो कि ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है कश्मीर में, फिर भी ठंड इतनी है कि पानी जम रहा है। पर शदीद सर्दी हो गई है, माइनस में जा रहा है टेम्परेचर, और आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर यकबस्ता हो गया है। ये जो वाटरफॉल है आवेजान हो गया है यकबस्ता। बहुत ही अच्छा नज़ारा है सर, वाटरफॉल है, यकबस्ता है। आने वाले दिनों में बर्फ़ भी पड़ सकता है सर, तो और भी खूबसूरत हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छा, जिसको वो लोग बोलते हैं कि ज़मीन पे कहीं जन्नत है, तो वो कश्मीर में, वाकई में कश्मीर में ये द्रंग वाटरफॉल बहुत अच्छा लगा, बढ़िया है। ये द्रंग वाटरफॉल के जरिए रास्ते में हमको ये मिला वाटर फ्रोज़न,
सो ब्यूटीफुल हैं। जो टूरिस्ट है वो शौकीन होते हैं गुलमर्ग आने के में, जब बर्फबारी होती है बर्फबारी के शौकीन रहते हैं। इस तरह से जो ये आइसिकल्स हैं यानी यकबस्ता जो आवेजान हो चुके हैं, इनसे भी वो लुत्फानंदोज होते हैं। आज चिले कलान से पहले ही इस तरह की सर्दी ने अपने तेवर दिखाए हैं। अब देखना है चिले कलान क्या कुछ तेवर दिखाएंगे, वो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं द्रंग टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्र। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने रोहिंग्याओं पर पाबंदी का पहला हुक्म जारी किया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जम्मू में 409 रोहिंग्या खानदानों की पानी और बिजली की सप्लाई मुनक़ता कर दी है, यानी काट दी है। जम्मू कश्मीर के महकमे महसूलात की तरफ से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इसमें 7 मकामात की निशानदही भी की गई है। यहाँ रोहिंग्या रहते हैं। संजवान में 2, नरवाल बाला में 5 मकामात की जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने निशानदही की है। पुलिस तो पुलिस का ड्यूटी है, फिर पुलिस हम लोग को ये बात तो पुलिस ने हम लोग को नहीं बुलाई कि पुलिस हम लोग को फोन नहीं करता, परेशान नहीं करता है। पुलिस का ड्यूटी आके पूछना पड़ेगा। जो ब्रीफिंग जो है ब्रीफिंग मांगा था, हम लोग पूरा ब्रीफिंग करके हम लोग पूरा फैमिली बाय फैमिली हम लोग ड्रेस करके वहाँ पे जो हर चौकी में दिया गया है, CID वाले को दिया गया है, जो हर डिपार्टमेंट को दिया गया है। लेकिन जो मालिक का ऊपर हो गई, अभी मालिक चिंता में हो गई। मालिक हम लोग ये भी बोलने से अभी हटाओ जी, यहाँ से हटाओ, ऐसे भी नहीं बोल सकते। फिर अपना टाइम दिया था हम लोग को, हम अभी चिंता में हो गई था। जाएंगे कहाँ, जाने का रास्ता भी नहीं है हम लोग को। रास्ता सुनसान सड़क के अलावा कोई रास्ता हम लोग को जाने का नहीं। क्या बोला आपका अभी क्या बिजली पानी भी काटा है आपका? बिजली पानी भी काट दिया। अभी हम लोग जाएंगे कहाँ, ये सरकार के गुजारिश हमारे लिए थोड़ा सोचे। इंसानी तरफ से हम लोग का यहाँ पे जो हमारा रतन भी है, देश भी है, हालत होता नाते हम लोग यहाँ पे आई, थोड़ा हमारे लिए सोच के हम लोग वापस जाने के तैयार। हमारे लिए सोच के हमारा सरकार से बात कीजिए, हमारे देश के लिए बात कीजिए, थोड़ा हम लोग को वापस हमारा रतन में देने के लिए कोशिश कीजिए। जंगली जानवरों का इंसानी बस्तियों में दाखिल होने और इंसानों पर हमले के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। जनूबी कश्मीर के वाइल्ड लाइफ डिवीजन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ दिनों से 22 ऐसे वाक़यात दर्ज किए गए हैं जिनमें कई रीछ पकड़ लिए गए हैं। ज़िला कुलगाम के DH-पुरा इलाके में बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इसकी अवामी हलकों में काफ़ी सताइश की जा रही है। महकमे ने इस वक्त की अहम ज़रूरत इसे करार दिया है। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड, वो DH-पुरा में ही होते हैं, क्योंकि DH-पुरा के जो अक्सर गांव है वो जंगल में ही रहते हैं। जैसे द्रगड़न है, सेलखनी, DK मार्ग, अहमदाबाद है, यहाँ गुदर, लाइसू वगैरह, गुलजाराबाद है, ये जंगली इलाके हैं। और जंगली इलाकों में आपको पता ही है कि ज़्यादा जंगली जानवर बस्तियों की तरफ आते हैं, तो यहाँ वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम की अशद ज़रूरत थी। और ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा मामला जो हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। कुल कितने केसेस जो हैं आपकी टीम ने जो है अभी तक निपटाए हैं, या फिर स्पेशली जब बियर की बात करते हैं तो अभी तक कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं? एक्चुअली पिछले 15 दिनों से हमारे पास तकरीबन 8-9 केसेस आ गए हैं, जिसमें हमने 3 ब्लैक बियर को रेस्क्यू किया है। एक ब्लैक बियर को हमने सेलखनी में रेस्क्यू किया, एक ब्लैक बियर को हमने अहमदाबाद में रेस्क्यू किया है, और हाल ही में पिछले जुम्मा हमने एक ब्लैक बियर को DH-पुरा में रेस्क्यू किया है। तो 5 ऐसे मामला केसेस आए जहां पर हमने ड्राइव एंड बैक किया ब्लैक बियर को टू देयर नेचुरल हैबिटेट में, हमने उनको ड्राइव किया, धकेल दिया। तो इसके बाद बहुत से ऐसे केसेस यहाँ पे आते हैं। ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पे अमिक वारिया शुक्रगुजार, DC साहब वारिश कर करे एडमिनिस्ट्रेशन वारिया गुजारिश, वारिया कर जंगली जानवर योर नफर जख्मी, तम सात गुजारिश कर, मगर सन देराना मांग गई आज वारिया गई मानिक गवर्नमेंटन। गवर्नमेंट शुक्रगुजार, तमो त्रो ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, अम सो राहत सांस मिली ये। समग्र शुक्ला कला केंद्र ने जम्मू में एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया। कला उत्सव प्रोग्राम के सिलसिले में सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। समग्र के डायरेक्टर राकेश मंगोत्रा मेहमान खुसूसी रहे। उन्होंने कहा कि बच्चों में रक्स, गुलकारी और दीगर शोबों में काफ़ी टैलेंट है। उन्होंने कहा कि इस टैलेंट को फ़रोग देने और उसको निखारने की कोशिश की जा रही है। कला उत्सव एक प्रोग्राम है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स आर्ट एंड कल्चर की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में compete करते हैं। ये पूरी इंडिया में होता है और ये डिविजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू होकर फिर डिविजनल लेवल पे होता है। J&K में ये डिविजनल लेवल में ये compete करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, जैसे डांस, म्यूज़िक, स्टोरी टेलिंग, स्किट्स, ड्रामा,
वहाँ से जो ये जीत के आते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स वो जीत के आए डिविजनल लेवल। आज यूटी लेवल का कला उत्सव का कंपटीशन है, आज इसका फिनाले है, जो कि हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन श्री सुरेश कुमार जी की सदारत में यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है, कंप्लीट होगा। इस कंपटीशन में जो हमारे बच्चे जीतेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, वो नेशनल लेवल पे जो कि एनसीईआरटी कंडक्ट करती है उसमें compete करेंगे और वहाँ पे ये J&K को रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत अच्छा फोरम है जहाँ पे बच्चे अपना इस एस्पेक्ट को उजागर करते हैं। पढ़ाई में तो ये compete करते ही हैं, मगर आर्ट एंड कल्चर में भी इनको compete करना चाहिए और इस फोरम से, इस प्लेटफॉर्म से वो अपनी क्वालिटीज़ को उजागर करते हैं। सोहाजन टोल प्लाजा पर आज से टोल कटौती शुरू हो गई है। इसके बाद आने जाने वाले ड्राइवरों और टोल प्लाजा के मुलाजमीन के दरमियान झगड़ा देखने को मिला। ड्राइवरों ने इल्जाम लगाया कि जम्मू कठुआ रोड पर काम जारी है, इसके बावजूद रिंग रोड पर टोल वसूली की जा रही है। मैं आया हूँ कठुए से लेके ठंडी खुई तक पूरी रोड टूटी हुई है, खड्डे से आया हूँ। ये 15 किलोमीटर मैंने आगे जाना है, ये 15 किलोमीटर के लिए टोल ले रहे हैं। क्या मतलब है? रोड पूरी बना दो, टोल डबल ले लो, लेकिन रोड तो पूरी बनाओ। वहाँ से लेके आपको खुद पता, कठुए की रोड, सांबा की रोड, सब जगह कितनी खड्डे साइड टूटी हुई है। इनको पता नहीं क्या आदत है, टूटी हुई रोडों पे ही टैक्स लेना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी 10 किलोमीटर आगे 10 किलोमीटर पीछे बनाकर टोल काटना स्टार्ट कर देते हैं। टोल देने में या करने में कोई मना ही नहीं है, लेकिन पहले रोड पूरी बनाओ, फिर टोल लो आराम से। कि हमारी गाड़ी कहीं ब्रेक ना बजे तब मजा आए ना, कि हमारी गाड़ी का भी कुछ बचे, हमारे तेल बचे, हमारे क्लच प्लेट बचे। तो ऐसे ही टोल लेते हैं, फिर लोगों को मजबूर करते हैं रोडों पे आने के लिए। NHA से क्या मांग करते हैं? NHA से क्या मांग करनी है? NHA कौन होता है? ये सरकारों को देखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि भैया वो NHA को बोले कि भैया पहले रोड कंप्लीट करो फिर टोल लो। खामखा लोग सड़कों पे आएंगे, फिर आपस में खुद की पुलिस, खुद के डोगरे सब आपस में लड़ पड़ेंगे, क्या फायदा? आगे बढ़ेंगे। 35 साल रीतू गुप्ता जिला राजौरी के दूर दराज देहात की BPL खवातीन को हुनर की तरबियत फराहम कर रही हैं और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए खुद रोजगार को फ़रोग दे रही हैं। BPL खवातीन इन दिनों एम्ब्रॉयडरी, कटिंग और टेलरिंग की मुफ्त तरबियत हासिल कर रही हैं। रीतू गुप्ता काफ़ी अरसे से डिप्रेशन का शिकार थी। बीमारी से सेहतयाब होने के बाद इन्होंने फैसला किया कि वो खवातीन को स्किल डेवलपमेंट कोर्स के बारे में सिखाएंगी। वो मुख्तलिफ देहात में पहुंचकर बेरोज़गार और BPL खवातीन को इस स्किल डेवलपमेंट की तालीम दे रही हैं। रीतू 20 सालों से ये काम कर रही हैं। खवातीन ने रीतू गुप्ता के इक़दाम को सराहा है। बहुत कुछ सीखा, पहले टंका लगाना सीखा सही ढंग से, फिर सही ढंग से मोती लगाना, फिर मोती लग गए तो अच्छे अच्छे डिजाइन बनाएंगे। किस काम आएगा आपका ये सब कुछ? क्या करेंगे सीखने के बाद? सीखेंगे और अपने ड्रेस ही तैयार करेंगे, अगर ज़्यादा हो तो बिक्री भी करेंगे, किसी को पसंद आए तो उसको भी देंगे। हमने पहले टांका लगाना सीखा, फिर ये मोती चिपकाने सीखे। पहले हमें तो पता भी नहीं था, ये मैम आई हैं तो इन्होंने हमें ये सिखाया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें सीखने में ये फ़ायदा होगा कि हम अपने कपड़े भी तैयार करेंगे, अगर किसी और ने लिए तो उनको भी पसंद आए तो वो भी ले सकता है। धीरे धीरे जैसे हम पहले तो मुझे आता ही नहीं था। पहले मैं अपनी बात बता दूं, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, बट मैंने ऐसे बात की तो ये मेरे थे नाजिया आंटी थे, उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने इनसे करवाया, मैम से और सर से। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं अपने ही फील्ड में थी। तो फिर मैंने सीखा तो मुझे सीखने में बहुत अच्छा लगा कि हाँ कि मैं काम कर सकती हूँ। ऋतु जी क्या है ये पूरा, सबसे पहले हमें जानकारी देंगी आप? नमस्कार जी, ये सर एक हस्तकला है, हाथ का काम है। इसको आरी वर्क बोलते हैं। आरी वर्क मशीन से भी होता है लेकिन हम लोग हाथ से करते हैं, इसलिए हम इसको आरी वर्क हैंड एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। और जो मेरी बहनें बाहर जाकर काम नहीं कर सकती हैं तो वो अपना घर बैठकर ये काम कर सकती हैं। ठीक है, इस टाइम तो कोई हेल्प नहीं कर रहा है सर। हर एक डिपार्टमेंट के पास हम गए हैं, हमें अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई हेल्प नहीं मिली है। मैं खुद ना 3 साल पहले बहुत डिप्रेशन में थी। ये मुझे काम करते हुए कोई 19-20 साल हो गए हैं ये काम करते। तो मैं 3 साल बहुत डिप्रेशन में रही। मैं देखती हूँ कि जैसे मुझे ये भगवान ने दूसरा जन्म दिया है तो ये किसी के काम आ जाए। मेरी बहनें सीखें, ये काम करें तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा। बेरोजगार महिलाओं को रोजगार देने के मकसद से इन्होंने ये कोर्स जो है वो यहाँ शुरू किया है, जिसका लाभ यहाँ की महिलाएं जो हैं भरपूर ढंग से उठा रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति।
इसके अलावा कई और खाली तांबे यानी कॉपर शेड्स ने कश्मीर के तांबे के बर्तनों के लिए एक खतरनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। कश्मीर के कारीगर जाली और कम मेयार के तांबे की चादरों की आमद की वजह से मुश्किलात से दो चार हैं। जाली मसनूआत न सिर्फ कारीगरों की रोजी रोटी को मुतासर कर रही है बल्कि इस रिवायती दस्तकारी के वजूद को भी खतरे में डाल रही है। कारीगर हुक्काम से अपील कर रहे हैं कि वो जाली तांबे के शेड्स की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करें और जाली जो शीट्स हैं के खिलाफ कोई कार्रवाई करें। सनत को बहाल करने के लिए हकीकी और आला मेयार की मसनूआत को फ़रोग दें। हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कश्मीर के डायरेक्टर ने कहा है कि ये दुरुस्त है कि मार्केट में तांबे की कुछ कम क्वालिटी की चादरें मौजूद हैं, लेकिन महकमा चौकस है और कानूनी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ राबते में हैं। तो रिवायती दस्तकारी को ख़तरा लाहक है, जिसको लेकर कारीगर काफ़ी तशवीश में मुब्तला हैं। लिहाजा वो अपील कर रहे हैं कि मेयारी जो शीट्स हैं नहीं है ये, उन्हें रोका जाए, उन पर रोक लगाई जाए। ये कॉपर के शीट्स हैं जिन पर रोक लगाने की मांग ये कारोबारी ये कारीगर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपका कहना सही है। कॉपर यूजुअली हम यहाँ लोकली रिसाइकल करते हैं और कुछ फैक्ट्रीज़ मेरी नज़र में है या मुझको इन्फॉर्म किया गया है जो रिसाइकल कॉपर फिर मार्केट में बेचते हैं और शायद उसकी प्योरिटी पे कुछ सवालात उठ रहे हैं। तो मेरी लीगल मेट्रोलॉजी से भी बात हुई और क्योंकि उसकी प्योरिटी को चेक करना इट इज़ अंडर द डोमेन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, तो उनसे मैंने इस्तदा की है कि इस चीज़ को देख लें, इसकी टेस्टिंग करें और देखें कि कॉपर जो है ये साफ़ मिलना चाहिए हमारे आर्टिजन्स को। ये एक जायज़ मुतालबा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लीगल मेट्रोलॉजी इस इशू को सॉल्व करेगी। कि जो वहाँ से शीट्स आते हैं बाहर से, यहाँ पे भी शीट्स बनते हैं, बाहर से भी शीट बनते हैं। जो बाहर से शीट आते हैं किसी में क्वालिटी घटिया होती है, किसी में क्वालिटी अच्छी होती है। उसके बाद हम उनका जो जब काटते हैं तो किसी को गिलास निकालते हैं, किसी को वो प्लेट नहीं, वो जो प्लेट का वो मसला है, वो प्लेट का वो चकल आता है, प्लेट का चकल आता है, जो ठांड ढक्कन लगाते हैं उसका भी चकल आता है। हाँ, जो इनका जो ये बनता है, बेस बनती है, वो भी चकल में आती है। सिर्फ जो कॉपर का शीट आता है उसमें बनते हैं गिलास, ये जग्स वगैरह जो प्लेन जो सीधे वाले बनते हैं। जो गोल जैसे ये करते हैं ना, वो दब के होते हैं, तो उनको वो ये गोल चक्ल होते हैं, वो गोल वो वहाँ से ही गोल आते हैं, तो उनसे वो बनते हैं। सांबा जिले के किसानों ने रिवायती काश्तकारी से हटकर पॉली हाउस फार्मिंग को अपनाकर अपनी माशी हालत में एक बड़ी तब्दीली की है। महकमे ज़राअत के इस इक़दाम से किसानों को न सिर्फ ज़्यादा पैदावार हासिल हो रही है बल्कि उनकी आमदनी में भी कई गुना इजाफा हुआ है। पॉली हाउस फार्मिंग एक जदीद टेक्नोलॉजी है। इसमें फसलें प्लास्टिक की चादरों से ढक के महफूज माहौल में उगाई जाती हैं। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए फसलें मौसम के असरात से महफूज रहती हैं और साल भर तैयार की जा सकती हैं। रामगढ़ तहसील के स्वांखा गांव के किसान अर्जुन सिंह ने बताया है कि पॉली हाउस फार्मिंग को अपनाने के बाद उनकी आमदनी में नुमाया इजाफा हुआ है। महकमे ज़राअत ने किसानों को पॉली हाउस बनाने के लिए 90% सब्सिडी फराहम की है। तकनीकी मालूमात और तरबियत भी दी गई है। ये जी पॉली हाउस है तो ये HDPL ने सानू दिता, साढ़े एग्रीकल्चर ने साढ़ा फार्म लाया। फार्म लाने के बाद मेरा फार्म निकली आया तो उसके बाद इस कम लगी है। ये स्कीम है जी 21 लाख की, 95% सबसिडी ये 3 तो 5% असें जिमीदार ने लाना उनके कोल। बाकी 3 साल इन्हें एग्रीकल्चर ने साढ़े कन्नै चलना, सानू दसदे रौह्ना केह् होआ केह् नहीं, केह्ड़ियां बमारियां ने केह् नहीं। हाँ जी, इन्हें गी एक कनाल जगह चाहिए, एक कनाल च लगदा। मता शुक्रिया अदा कर गया सरकार का, सानू इ'यै स्कीम देआ, सानू गै लोड़ है फिर नौकरी दी। अस अपना कम्म करने, कम्म करना जानने, अस करियै भी दस्सने। तुस दिक्खी सकदे हो अपना। हाँ जी, होर ने भी 2 बंदे रखे दे मैं,
मुलाजिम रखे, 2 बंदे काम कर देना, काफ़ी फ़ायदा है। मैं अपने जो हमारे फार्मर हैं सांबा ज़िले के, उनको भी कहूँ, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे जो डिफरेंट जगह पर लगे हुए हैं पॉली हाउसेस, वहाँ पर जाएं और देखें, और पहले देख के उनको भी अपने मन की तसल्ली होगी कि ये इसकी वाकई ये चल रहा है कि पेपरों में ही है ऐसी चीज़ें। तो हम बढ़ रहे हैं इसकी और मैं उम्मीद है कि लोग इसमें जुड़ेंगे और एक इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की ओर जो हमारा ज़िला सांबा और यूटी और हमारी कंट्री बढ़ेगी। 62वीं यौम तासीस का एहतमाम करते हुए J&K होमगार्ड्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की सिविल डिफेंस तंजीम ने एक तकरीब का एहतमाम किया। शहरियों को सिविल डिफेंस की अहमियत से आगाह करने के साथ साथ इस बहरान के दौरान होमगार्ड्स के रजाकारों और वार्डन्स के किरदार को उजागर किया गया। श्रीनगर में मुनक्किदा तकरीब के दौरान SSP SDRF मसूर अहमद ने कहा कि एक रजाकाराना खिदमत है और वजीर दाखिला अमित शाह ने हमारे शहरियों के बेलौस कोशिश की भी तारीफ की है। जैसा कि आपको पता है, जो होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस जितने भी इसमें लोग शामिल हैं, इनकी सबसे बड़ी सर्विस ये है कि ये वॉलंटियर सर्विस है और इनकी सर्विस को हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल अमित शाह साहब ने भी बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया है, क्योंकि ये किसी लालच, किसी लोभ के बिना ही ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और इनका रोल आपने हमेशा देखा होगा, जैसे अभी 2014 के जो सैलाब आए थे या किसी भी किस्म की कोई भी किस्म का कोई डिज़ास्टर होता है तो ये पेश रहते हैं हमेशा। खासकर सिविल डिफेंस जो है, ये तो बिल्कुल ही एक्सक्लूसिवली एक सर्विस, ऐसी सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली जो होम गार्ड्स वॉलंटियर्स हैं, ये अपना काम छोड़ के और जो है लोगों की खिदमत करते हैं। मैं आज के दिन के हवाले से सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड वॉलंटियर्स को अपने दिल की अमीर गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। टाउन हॉल टमक में DDC चेयरपर्सन बारामुल्ला सफीना बेग की सदारत में तमाम महकमों के अफसरान के साथ मीटिंग मुनक्किद हुई। मुख्तलिफ तामीराती कामों का जायजा लिया गया और लोगों को दरपेश मसाइल के हल के लिए भी तबादला ख्याल हुआ। इस बात पर भी जोर दिया गया कि सरमा को मद्देनजर रखकर तमाम कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। बेग ने अफसरान को हिदायत दी कि वो अपने कामों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करें। देखिए, हमने तो पिछले दिनों पहले काउंसिल की मीटिंग की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमने ये वहाँ पे डिसाइड किया तमाम अपने जो ऑनरेबल मेंबर से मिलके कि हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अब एक मीटिंग लेंगे, क्योंकि जो प्लान हमने पिछले साल बनाया, एक तो उसके बारे में हमने रिव्यू करना। ये जो पूरा हमारा सेशन जो है ये इलेक्शंस में चला गया, जिसकी वजह से काफ़ी जो है काम स्लो हो गए। एक तो उसके बारे में अपडेट लेना था तमाम डिपार्टमेंट्स का, जो हमने नाबार्ड में पिछले बार प्रोजेक्ट भेजे थे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे काउंसिल से जो प्रायोरिटीज फिक्स हुई, जो प्रायोरिटीज हमने दी नाबार्ड प्रोजेक्ट्स की, उसके बारे में था। इसके मजीद जो बिजली में पैसा दिया, हमने बहुत ज़्यादा पैसा काउंसिल ने इस बार जो है PTT वालों को दिया है। इसी तरह RDD के जो काम रुके हुए हैं, तो इन तमाम डिपार्टमेंट्स का बहुत सारे इशूज यहाँ आए। चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने त्राल के मुख्तलिफ बाजारों, रेस्टोरेंट्स और रेडी फरोशे वाले मकामात का दौरा किया। उन्होंने त्राल बाजार का बारीक बीनी से मुआयना किया। टीम के मुआयने के दौरान किसी भी बच्चे को किसी भी जगह पर काम करते नहीं देखा गया। टीम ने लोगों से अपील की कि वो बच्चों के हुकूक का ख्याल रखें। इंफॉर्मेशन ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, ऐसे ड्राइव्स पास्ट में हुए हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी रहेंगे। तो हमारे डिपार्टमेंट का मकसद है चाइल्ड प्रोटेक्शन का, जिसको आज की डेट में मिशन वत्सालिया कहा जाता है। तो हमारा मकसद यही है कि कानून ने बच्चे को, जो बच्चा करार दिया 18 साल से कम तक, 18 साल से कम तक जो उम्र का होता है उसको हम बच्चा कहते हैं। हमारा मकसद है कि उसके कुछ बेसिक राइट्स होते हैं, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, तो वो वायलेट ना हो। तो उसकी हिफाजत के लिए हम ये ड्राइव्स करते हैं, हमारा डिपार्टमेंट उनके लिए है। तो इसी तनाजुर में आज हमने ये ड्राइव किया। यहाँ पे कोई बच्चा हमको यहाँ पे ना दिखे काम करता हो किसी जगह, या कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम में ना हो, तो इसी तरह से हम ये ड्राइव कंडक्ट कर रहे हैं। बच्चों देखिए, त्राल तो माना जाता है कि एजुकेटेड एरिया है। तो आज हमने देखा कि बहुत हमारे जो ड्राइव्स का पास्ट में जो हमने ड्राइव्स किए, तो उसका असर हमको दिखा। आज यहाँ पे हमको ज़्यादा बच्चे नहीं दिखे यहाँ फिलहाल, तो हमको कोई दिखा नहीं अभी फिलहाल। सड़कों पर खासकर जम्मू कश्मीर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक कवानीन की हमलावरी और सड़क हादसा से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने डिग्री कॉलेज बानिहाल के इश्तराक से कस्बा बानिहाल में एक जानकारी रैली का इनेकाद किया। लोगों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में इस रैली में आगाही दी गई। DSP ट्रैफिक बानिहाल, SSP और SP
सिंह परिहार और प्रोफेसर अहमद मीर के अलावा मुअज़्ज़ज़ शहरियों, ड्राइवरों और कॉलेज के तालिब इल्मों की एक बड़ी तादाद इस रैली में मौजूद रही। मोटर व्हीकल्स और ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करने की इस रैली के जरिए तलकीन की गई। वालिदैन से साथ ही अपील की गई कि वो अपने बच्चों को या कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल, स्कूटी और कार देने से गुरेज करें। रैश ड्राइविंग ना करें, सिर्फ अपनी फैमिली को, अपने आप को नहीं अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमेशा सीट बेल्ट को पहने, हेलमेट्स का यूज़ करें, कम से कम एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में ये सब। कि हमारा बच्चा सेफ रहे और विदाउट हेलमेट, विदाउट लाइसेंस और छोटे बच्चों को गाड़ी ना दे। तो इसमें हमें पहले फर्ज तो बाप का यह अपने बच्चों को समझाना और अपने बच्चों को न गाड़ी दे, और अगर गाड़ी सिखाना ही है तो कहीं अच्छा किसी ग्राउंड में सिखाओ और लाइसेंस बना के और अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से बच्चों को गाड़ी। About traffic awareness, because day in and day out we have seen too many accidents are taking place in Banial as well as in throughout the J&K. So it was necessary to conduct an awareness regarding this traffic rules. Nowadays we are seeing that if you see our banners, we have candidly expressed that majority of the people are not wearing their seat belts, as well as the students who are below age are driving vehicles, whether motorcycles or four vehicles. We have seen it without license. They are driving many vehicles. एक हमारी एक मुहिम थी कि बनहाल जोन में एक हम ड्राइव चलाएं ट्रैफिक सेफ्टी एंड रूल्स के बारे में। तो इसमें कम से कम कोई 50-60 बच्चों ने हिस्सा लिया इसमें, एनएसएस ने, और लोकल्स लोग भी थे हमारे साथ। पहले हमने ये गुंड में किया, उसके बाद हम बाज़ार में पूरा राउंड लगाए। हमारा मेन मकसद था कि अवेयर करना यंग जनरेशन को रिगार्डिंग ट्रैफिक रूल्स के बारे में। जैसे सबसे पहले तो अगर कोई बच्चा मोटरसाइकिल लेता है या उसके माँ बाप उसको कार चलाने के लिए कहते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया है तो फिर उसका ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए उन्हें हेलमेट्स पहनने चाहिए, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, स्पीड्स कम रखनी चाहिए। और आज का जो हमारा मेन ड्राइव था वो अंडर एज बच्चों को और उनके माँ बाप को एक मैसेज देना था बनहाल जोन में पूरा, कि अपने अंडर एज बच्चों को मत गाड़ी दीजिए और वो हादसे का शिकार होंगे और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी नए कानून के मुताबिक। खबरें जाए और एमएलएज ने श्रीनगर में मजमूई जायजा मीटिंग की। एमएलए हसनैन मसूदी ने कहा कि बहुत सी बातों पर बात हुई। बिजली के बहरान पर उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि वादी में बिजली की गैर मुकर्ररा कटौती है, लोग बगैर किसी मुंतखब हुकूमत के थे, इसलिए अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन हुकूमत इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करने को यकीनी बनाएगी। मसूदी ने कहा कि रियासत की बहाली का अमल जारी है और मंशूर में बयान करदा तमाम नुकात को पूरा किया जाएगा। पहली वर्किंग कमेटी मीटिंग थी और इस दरमियान कुछ जो हमारी तब्दीलियाँ हुई, कुछ जो हमारा हायरार्की थी उसमें नए जो सूबाई सदर थे उनका तकर्रुर हुआ। तो इसी सिलसिले में एक ओवरव्यू का था। एक तो देखिए जो इलेक्शन के बाद जो नताइज हुए उसके बाद हुकूमत बनी तो पहली मीटिंग थी, तो वही एक ओवरव्यू सा लिया गया। बाकी कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं। ये कि जो अब नए सूबाई सदर बन गए उनके लिए जो आगे उनका होगा, जो मैप आउट किया गया कैसा लाही अमल क्या होगा और मुस्तकम होगी हमारी जो तंजीम है उसको मुस्तकम करने के लिए और आवाम के साथ जो वादे किए गए थे उनको अपनाने के लिए और उनको एक हकीकत का जामा पहनने के लिए ये बात हुई। देखा जाए तो पावर की क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है स्टेट के, इस बात पर जिस तरीके से वो पावर मिनिस्टर से भी मिले उमर साहब, तो ऐसी देखिए आप जानते हैं कि लीगेसी इशूज़ ये तो हमने जो इनहेरिट किया है। देखिए जो 6 साल की अफसरशाही रही और अफसरशाही कट के रही आवाम से, आवाम के जो मसाइल थे उन आवाम के मसाइल का इदराक नहीं रहा। तो जो अब सरकार है बड़े एक फ़ाल इक़दाम कर रही है, बड़े मौसर इक़दाम कर रही है। तो हमें लगता है कि तकरीबन जो पावर सप्लाई का जो पहलू है उससे बगैर किसी जो अनअनाउंस्ड जो है हमारे पावर कट्स उसके बगैर एक स्मूथ सा सप्लाई हो उसको यकीनी बनाया जाएगा। अनंतनाग के मटन इलाके में रात की गश्त के दौरान ड्यूटी के दौरान जा बहक होने वाले सीआरपीएफ जवान को खराज अकीदत पेश किया गया। तफसीलात के मुताबिक आज़ाद
रात को उस वक्त शदीद हरकत कल्ब उनके बंद होने से इंतकाल कर गए जब वो पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मामूर थे। आज़ाद को सीआरपीएफ 96 बटालियन हेडक्वार्टर मटन में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सीआरपीएफ और पुलिस के सीनियर अफसरान ने आज़ाद को खराज अक़ीदत पेश किया। बाद अज़ा आज़ाद को उनके आबाई गांव शेखपुरा अतरसू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लोगों की बड़ी तादाद ने आखिरी रसूमात में शिरकत की। आज़ाद के पसमानदगान में वालिदैन, बीवी और 2 साल की बेटी। तो ये मेरा भाई, छोटा भाई था और इसने अपने वतन के लिए कुर्बानी दी है। मैं सभी फ़ख्र हूँ कि पिछले जो हमारा भी ख्याल करे, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर और सीआरपीएफ डीआईजी डीजी से ये भी रिक्वेस्ट, इनकी फैमिली के साथ छोटे बच्चे भी हैं, उनका ख्याल रखें। बाकी क्या कहना है, आपको पता ही है, हमें आज दुख पहुँचा है, बहुत बड़ा दुख आज। और ऑन ड्यूटी था सर, ऑन ड्यूटी। फख्र है, एक तरफ से लॉस भी है, बहुत ज़्यादा फख्र है मैं अपने भाई पर बहुत ज़्यादा फख्र है मुझको। बहुत ही ज़हीन इंसान थे वो, बहुत अपने कौम के लिए तो अपनी कुर्बानी दी है। तो फैमिली के लिए भी बहुत बड़ा लॉस है ये। छोटी बच्ची इनकी रिसेंटली इनकी शादी हुई है। तो अब हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही चाहते हैं कि जितना भी इनसे हेल्प हो सके तो वो कर लीजिएगा। बाकी तो ये तो अल्लाह का करम था, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हाँ, बहुत गुरूर है इन पे, तो इन्होंने अपने कौम के लिए जान दे दी, बिल्कुल होता है। 1971 की पाक भारत जंग में हिंदुस्तानी फौज की तारीखी फतेह की 53वीं सालगिरह के मौके पर चिनाब ब्रिगेड के दस्तों ने क्लान चिनाब इनक्लेव की जंग की याद में कई तकरीबात का एहतमाम किया। तकरीबात का आगाज़ 3 दिसंबर को सरहदी देहात प्रगवाल, मकवाल में और मढ़ तक एक मोटरसाइकिल रैली के साथ हुआ। रैली का मकसद नौजवानों को भारतीय फौज के बहादुर कारनामों से रोशनास कराना था। चुनाव ब्रिगेड के पुरजोश बाइकर्स ने सरहदी देहात के लोगों के साथ फिल्म की नुमाइश और बातचीत का एहतमाम किया। टाइगर डिवीजन के GOC मेजर जनरल मुकेश भवन बाला ने मकवाल गांव में चुनाव वीर स्तंभ का इफ्तिताह किया। मकामी लोगों, सिविल इंतजामिया और पुलिस के एक बड़े इज्तिमा ने इस मौके पर शिरकत की। ये आज जो भी प्रोग्राम किया इन्होंने हमारी फोर्सेस ने, और यहाँ हम ये आज विजय दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये सेना का इनिशिएटिव तो बहुत ज़्यादा सराहनीय है, क्योंकि इनसे हमारे यूथ को और लोकल पब्लिक को बड़ा उत्साह मिलता है और अपने देश के लिए कुछ करने का एक जज्बा आता है। तो यहाँ पे जो भी जिनको नहीं पता उनको भी पता चलता है, और एक अपने एक लोकल जो वैलर है, एक बहादुरी का जो एक हमारे जो बड़े स्तंभ हैं उनके बारे में जानने का पता चलता है। और क्योंकि हमारे जो यंग जनरेशन है उनको शायद इन चीज़ों का कोई इतनी नॉलेज नहीं है, तो जब ऐसे स्तंभ बनाए जाते हैं तो उनका ध्यान इनकी तरफ आकर्षित होता है और वो और से ज़्यादा जानना चाहते हैं उनके बारे में। युवा को इसी इतिहास के बारे में इन्हीं कार्यक्रम के द्वारा जो है पता चलता है, और आज की ज़रूरत है कि नव युवा को जो है भारतीय सेना का इतिहास अवश्य पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ उन्होंने विजय हासिल की उसके बारे में, शहादत के बारे में भी पता होना चाहिए कि आज हम घर में अगर सुरक्षित बैठे हैं तो इन्हीं भारतीय सेना की वजह से ही सुरक्षित बैठे हैं। चिकनेक एरिया, ये पाकिस्तान जो है ये खाली नेक है, चिकनेक बाकी जो तीनों साइड पे हैं यहाँ हम हैं। ये स्तंभ जो बना हुआ है इसके लिए मैं भारतीय सेना को एक मन में उमंग सी लगती है, वो बड़ी खुशी होती है। 1971 की बार जब हुई थी, हम इतने छोटे तो नहीं थे, लेकिन मैंने देखा था वहाँ पे एक हमारे गजनसू में बिल्कुल बॉर्डर जो हमारा पास है, वहाँ से एक आर्मी के कैप्टन, वहाँ एक महात्मा रहते थे, वहाँ से चाय पी के निकले, और जैसे ही वो बॉर्डर पे पहुँचे और ऊपर से जहाज़ ने ब्रस्ट किया और वो वहाँ पे ही शहीद हो गए। बहुत शहीद हुए हैं, बहुत। तो उनको किस तरह से हम उनकी याद किस तरह से हम करें, उनको सबसे बड़ा जो ट्रिब्यूट किस तरह से देना चाहिए? ट्रिब्यूट यही है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि आर्मी ने कितनी सैक्रिफाइस की हुई है, और हम लोगों के लिए अगर हम आराम से सोते हैं तो इन लोगों की बदौलत सोते हैं। पाकिस्तानी फौज के साथ लड़ने वाले बहुत से साबिक फौजियों ने अपने जंगी तजुर्बे शेयर किए। उनका कहना था कि भारतीय फौज ने पूरी ताकत से जंग लड़ी, इसकी वजह से पाक फौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सीज फायर हुआ तो इंदिरा की राय में इसने बोला कि जो LOC लेगा सीज फायर के बाद उसको छोड़ना पड़ेगा, जो एक ये एरिया को लेगा
वो नहीं छोड़ेगा। उसको पता कि पाकिस्तान ने एरिया लिया है, हमारा सम सेक्टर का एरिया है, वो पाकिस्तान ने लिया हुआ था, और हमारा जो हमने लिया था वो मैं सियालकोट साइड का एरिया लिया था। इसने ऐसा कानून बनाया कि जब सीज फायर हुआ तो वो एरिया हिंदुस्तान की आर्मी को छोड़ना पड़ा। जो एरिया पाकिस्तान ने लिया था कितना वो एरिया मतलब पाकिस्तान के पास ही रहा। आपकी क्या अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है? नहीं, अभी हम फौजी वही है, जो हमको मतलब हुक्म मिलेगा, आर्डर मिलेगा, हमने तो करना वही करना है। अपनी आंखों से क्या देखा? ये आंखों से देखा है हमने, और क्या देखा है हमने? जो कुछ भी देखा है हमने अपनी आंखों से देखा है। आप कहाँ थे उस टाइम, क्या आपकी एक्सपीरियंस? मैं 1971 की लड़ाई में मैं सांबा सेक्टर में कठुआ के पास कोगवाल है, चाटो के गांव में पाकिस्तान का डिवीजन लगा हुआ था। हमारे को आदेश मिला, हमारी यूनिट को अनलोड किया और बॉर्डर के ऊपर लगा दिया। हमारे को हुक्म मिला रात को 10-11 बजे हमला करना है। पहले उसकी इंक्वायरी की, बॉर्डर भी कहाँ कहाँ फौज लगी पाकिस्तान की। उसके बाद हमारे को ऑर्डर मिला 11 बजे रात को हमला करेंगे, अल्फा कंपनी, ब्रेवो कंपनी, और हमने हमला रात को चांदनी रात लगी हुई है। हम एडवांस हो गए, वहाँ से एडवांस किया। जो चाटो के गांव में डिवीजन लगा पाकिस्तान का, उन्हें चांदनी रात में देख लिया कि क्या कर रहे हैं ये। जब उन्होंने देखा खुले आम में आ रहे थे, जैसे उधर गेट के पास पहुँच गए, जब पहुँचे उन्होंने बम्बारमेंट शुरू कर दिया। बम्बारमेंट शुरू हुआ, जहाज के बम, आटी का छिड़का, दूसरा बात ही बम्बारमेंट, पूरे हथियार का इस्तेमाल, पूरे हथियारों का इस्तेमाल किया। फिर जो पाकिस्तान का डिवीजन लगा हुआ था उनकी ऐसी तैसी कर दी थी। आगे बढ़ेंगे। सनातन धर्म सभा किश्तवाड़ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया। डीसी ऑफिस किश्तवाड़ के सामने मुनक्किद होने वाले इस एहतजाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो मुदाखलत करके बांग्लादेश में बेगुनाह हिंदुओं के कत्ल को रोकें। एमएलए पडर और एमएलए किश्तवाड़ की क़यादत में मुजाहिरीन ने डीसी किश्तवाड़ को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। इन्होंने बांग्लादेश से गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान बांग्लादेश में मंदिरों की तबाही, मकानात की मिसमारी और हिंदुओं के कत्ल की मजम्मत की। डीसी ऑफिस के इस लान में किश्तवाड़ का हिंदू समाज सनातन धर्म सभा के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिंदू समाज पर एट्रॉसिटीज़, अत्याचार के विरोध में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। ये एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन था जिसमें बांग्लादेश में हिंदू समाज पर अत्याचार, मंदिरों को ढहाना और वहाँ पे चिन्मय दास प्रभु जिसको जेल में डाला गया है, उनके समर्थन में ये विरोध प्रदर्शन था और बांग्लादेश की सरकार के विरोध में था। आज यहाँ पर हम सब लोग डीसी ऑफिस के प्रांगण में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस तरह की कट्टरपंथी सोच किसी भी देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। और आज हम अपनी सरकार, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों की सुख सुविधा के लिए उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए, चाहे किसी भी कूटनीति के तहत हो या फिर हमारी आर्मी का प्रयोग करके किसी भी तरह से हमारे हिंदुओं की सुरक्षा जल्द से जल्द सुनिश्चित की जानी चाहिए। फिलहाल